हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करेंगे उसका सीक्वेंस क्या है, मतलब स्टेप क्या है, कैसे कैसे आप स्टेप को फॉलो करोगे और फिर जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है या लिस्ट जो बनाओगे मटेरियल का या उसका कॉस्ट निकालोगे, किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसका हम लोग सीक्वेंस को देखेंगे कि स्टेप कह सकते हो कि एक स्टेप है। जैसे कि आप जब सीढ़ी चढ़ते हो, ठीक है, ऐसा होता है कि सीढ़ी चढ़ते हो तो क्या होता है, पहले सीढ़ी पे चढ़ते हो, जो स्लॉट बना होता है आपका, ठीक है, स्टेयर जो बना होता है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर तीसरे चौथे स्टेप पे, पांचवें स्टेप पे, कुछ इस तरह से चढ़ते हो। तो यहाँ पे भी जो है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कैलकुलेट करने का उसका कुछ सीक्वेंस कह सकते हैं, कुछ स्टेप्स है। उस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग को करना है। जैसे कि सबसे पहला आप कह सकते हैं, बस आपको मैं पहले बताता हूँ, फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है एक्चुअली में। जैसे मान लीजिए सबसे पहला स्टेप हो जाएगा आपका ड्राइंग इंस्टॉलेशन प्लान। जो आपका मतलब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आप कह सकते हैं जब सॉल्व करेंगे तो उस टाइम में और हम बताएंगे सॉल्व करके। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें जो जो आपका डेटा दिया हुआ है उस डेटा के हिसाब से आप क्या करोगे, एक इंस्टॉलेशन प्लान बनाओगे। ठीक है, क्या करोगे, एक इंस्टॉलेशन प्लान बनाओगे। उस इंस्टॉलेशन प्लान में आप हर एक चीज़ को मेंशन कर दोगे। जैसे लोकेशन होगा, आप कह लीजिए इक्विपमेंट का, जैसे स्विच बॉक्स लगाना है या बल्ब लगाना है, फैन लगाना है, वायर का जो पाइप का रूट होगा, ये सब आपको आइडेंटिफाई कर देना पड़ेगा वहाँ पे। समझ में आई बात? बताएंगे आपको कैसे इंस्टॉलेशन प्लान हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया क्या, इंस्टॉलेशन प्लान। दूसरा आप कह सकते हो कैलकुलेटिंग द टोटल लोड करंट। आप कह सकते हो कि उस घर में जो आपका मतलब जिस घर के लिए वायरिंग करना है उस घर में या कितना एस्टिमेट करना है, आप कह सकते हो कि उस घर में कितना करंट फ्लो करेगा। मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितना लोड की आवश्यकता है, पहले ये आप जानकारी लोगे कि हाँ अगर 2 रूम है या 3 रूम है तो उस 3 रूम के लिए कितने लोड की आवश्यकता है, कितना फैन लगा हुआ है, कितना बल्ब है, कितना पावर सॉकेट है। इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या करोगे, पता करोगे। फिर टोटल लोड आप निकालोगे। लोड निकालने के बाद 230 से डिवाइड करके आप क्या करोगे, करंट निकालोगे। आप पढ़े होंगे लोड कैलकुलेशन, आपको मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में, जाके अगर नहीं देखे हैं तो एक बार समझ लीजिए वहाँ दोबारा देख के लेक्चर को। ठीक है, आप लोग बनाए भी होंगे, उसमें मैंने आपको 3 रूम 2 रूम का के आप 3 रूम या 4 रूम ऐसा करके आपको मैंने क्वेश्चन भी दिया है, आपने बनाया भी है, कुछ बच्चे ने भेजा है और बहुत सारे बच्चे ने नहीं भी भेजा है बनाकर, बट कोई बात नहीं है, बना लीजिएगा, कॉपी पे बना रहेगा तो आपको काम देगा। समझ में आ रही बात? तो लोड कैलकुलेशन का एक अलग से टॉपिक ही कवर किया गया है, तो लोड कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब लोड कैलकुलेट करने के बाद क्या होता है कि आप करंट मतलब कितना करंट फ्लो करेगा ये चीज़ आप पता कर सकते हैं। ठीक, कितना करंट फ्लो करेगा लोड के लिए तो वो मालूम चल जाएगा आपको। अब जब उतना मालूम चल जाएगा तो फिर आप वायर का साइज भी क्या करिएगा, पता कर सकते हैं। आइडेंटिफाई मतलब कितने एम्पियर फ्लो करेगा तो उतने एम्पियर के लिए कितना वायर का साइज होगा, ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब सोचिए कि अगर आपके पास लोड करंट पता चल गया तो नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ रेटिंग ऑफ स्विच, मेन स्विच कह सकते हैं। तो मेन स्विच का जो है सिलेक्शन करना है। तो आप जानते हैं कि मेन स्विच जो होता है या स्विच होता है वह करंट में रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उसका जो यूनिट होता है ना, रेटिंग होता है, वह किस में होता है, करंट में होता है। और ऑलरेडी आप करंट निकाल चुके हैं, तो जब आप करंट फाइंड कर चुके हैं तो स्विच का रेटिंग भी आपको क्या है, पता चल जाएगा। अब स्विच का रेटिंग आपको मालूम चल गया, ये तीसरा स्टेप था। फोर्थ स्टेप कह सकते हैं एजम्पशन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, एजम्पशन। फोर्थ स्टेप एजम्पशन होगा। एजम्पशन का कहना मतलब होता है कि मान लेना, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अगर कोई डेटा मिसिंग है, मान लीजिए, ठीक, ये कोई भी डेटा अगर उसमें मिसिंग है तो उस डेटा को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। जैसे मान लीजिए घर का हाइट नहीं दिया हुआ है, कोई रूम का वायरिंग करने बोला और उस रूम में वायरिंग का हाइट नहीं दिया हुआ है, जो सॉरी रूम का हाइट नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, तो हम मान लेंगे कि रूम का हाइट 3 मीटर है, 4 मीटर है, जिस हिसाब से रूम रहेगा। अगर हॉल का रहेगा, हॉल रहेगा तो फिर आप हॉल का साइज़ के लिए 4 मीटर मान लेंगे। अगर एक सिंगल रूम है, मान लीजिए नॉर्मल रूम है, तो उसके लिए आप 3 मीटर, 3.5 मीटर, ये सब ऑलरेडी मैंने आपको गाइडलाइंस में बताया है। अगर आप नहीं आपको याद है गाइडलाइन तो आप एक बार जाके रिपीट कीजिएगा, लिखा हुआ होगा आपके नोटबुक में, एक बार जनरल गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। समझ में आई बात? तो आपने क्या किया, एजम्पशन कर लिया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कंड्यूट का साइज और कंड्यूट का लेंथ को फाइंड करेंगे।
ठीक है। कंड्यूट का साइज और फिर कंड्यूट का लेंथ आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखिए कंड्यूट का साइज या फिर कंड्यूट का लेंथ किस बेस पे फाइंड किया जा सकता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। जो कंड्यूट होता है उस कंड्यूट में कितना नंबर ऑफ वायर जाएगा, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, कंड्यूट का साइज को आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर है। या फिर आप कह सकते हैं उसका अलग अलग साइज, मतलब कितना नंबर ऑफ वायर जाएगा और उस वायर का साइज क्या होगा, इस पे भी रहेगा, आपको बताएंगे आगे जब हम लोग उस स्टेप पे आएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि कंड्यूट का साइज भी आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर क्या करना है कि कंड्यूट का लेंथ, अब रूम का कितना लेंथ है, रूम का चौड़ाई कितना है, कहाँ तक आप लोड ले गए हैं, कहाँ पे फैन लगा है, कहाँ पे बल्ब लगा है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना है। समझ में आ रही बात। कैलकुलेट करके आप क्या करोगे, वायर पाइप का लेंथ को पता कर लोगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ फेज एंड न्यूट्रल वायर, मतलब जो फेज और न्यूट्रल का वायर है उसके लेंथ को कैलकुलेट करना है। उसका नेक्स्ट आ जाएगा आपको लेंथ ऑफ अर्थ वायर, जो आपने अर्थिंग किया है, अर्थिंग के लिए आप कितना वायर यूज़ कर रहे हैं और उसका साइज क्या होगा, इन सब चीज़ों का हम लोग पता करेंगे। और लास्ट कौन सा होगा आपका, लिस्टिंग द मटेरियल, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं घर के लिए उसका लिस्टिंग करेंगे, उसका प्राइस निकालेंगे, उसका दाम, कॉस्ट, ये सब को हम क्या करेंगे, एक टेबल में बना के एस्टिमेट करेंगे कि हाँ कितना खर्च हमारे उस घर के लिए आएगा जिस घर के लिए आपको वायरिंग करने के लिए बोला गया है। समझ में आ रही बात। तो ये था हमारा क्या स्टेप, सीक्वेंस कह लीजिए या स्टेप कह लीजिए एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग करने के। ठीक, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, एक एक के बारे में समझेंगे कि स्टेप कौन कौन सा स्टेप है। बस आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ये भूलना नहीं है, इसी स्टेप को फॉलो करना है जब हम लोग एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग करेंगे तब। सबसे पहले तो आप हेडिंग लिख लीजिए, सीक्वेंस टू बी फॉलोड इन कैरिंग आउट एस्टिमेशन। ठीक है, कौन सा हेडिंग क्या हो जाएगा, सीक्वेंस टू बी फॉलोड इन कैरिंग आउट एस्टिमेट। एस्टिमेट करने के या एस्टिमेट करने के कुछ सीक्वेंस है जो कि उस सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। समझ में आई बात। उसमें कहता है कि वाइल कैलकुलेटिंग द मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ द वायरिंग इन ए हाउस द फॉलोइंग सीक्वेंस शुड बी अडॉप्टेड। जब हम लोग मटेरियल कैलकुलेट कर सकते हैं मटेरियल और फिर उसके कॉस्ट को वायरिंग के लिए जो हम मटेरियल कह सकते हैं या फिर उसके कॉस्ट को जो कैलकुलेट करते हैं, तो वह कुछ सीक्वेंस को अडॉप्ट करते हैं इन केस ऑफ अ वायरिंग सिस्टम। अब कोई सा वायरिंग सिस्टम हो सकता है, आप पढ़े हैं ऑलरेडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरिंग सिस्टम, जिसमें से आपने पढ़ा है कंड्यूट सिस्टम, उसमें भी पढ़े होंगे आप कंसील्ड कंड्यूट, सरफेस कंड्यूट, फिर बैटन वायरिंग पढ़े हैं आप, बैटन वायरिंग सिस्टम, फिर आपने क्या कैजिंग कैपिंग वायरिंग सिस्टम पढ़े। तो किसी भी टाइप का जो वायरिंग सिस्टम होगा उस वायरिंग सिस्टम में ये कोई सा मेथड आपका, ये सारा सीक्वेंस को फॉलो करना है कह सकते हैं। यही सीक्वेंस हर एक वायरिंग सिस्टम के लिस्टिंग में या फिर एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग में ये फॉलो किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब फॉलोइंग सिस्टम इज गिवन बाय, या सीक्वेंस इज गिवन बाय कह लीजिए, ये सिस्टम नहीं, फॉलोइंग सीक्वेंस इज गिवन बाय, कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला लिख लीजिए ड्राइंग इंस्टॉलेशन प्लान। फर्स्ट वन कौन सा हो जाएगा, ड्राइंग इंस्टॉलेशन प्लान। देखिए आपके पास कुछ मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, एक ही रूम का हम लोग बात करते हैं, विशेष नहीं करते, बड़ा बात नहीं करते, एक छोटे से एक रूम की बात करता हूँ मैं। मान लीजिए कि एक रूम आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, समझ में आई बात। एक रूम आपका दिया हुआ है और बोला गया है कि आपको इस रूम का वायरिंग करना है, इस रूम का वायरिंग करना है, और इस वायरिंग के लिए आपको पहले तो एस्टिमेट और कॉस्ट करना है, मतलब क्या मटेरियल यूज़ होगा और कितना कॉस्ट लगेगा, ये पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये रूम दिया हुआ है आपका। अब यहाँ पे आपको रूम का साइज़ दे दिया है, बोल दिया है कि ये 10 मीटर है ये, और ये आपका 5 मीटर है, 8 मीटर का रहता है, 10 बाय 8। समझिए इस बात को, क्या दिया कि 10 बाय 8 का, बस इतना ही दिया, बाकी कुछ भी नहीं दिया आपके पास। क्वेश्चन में दिया कि एक 10 बाय 8 का रूम है और उस रूम के लिए आपको वायरिंग करना है और क्या मटेरियल यूज होगा, क्या कॉस्ट करना है, आपको लिस्ट बनाना है, मतलब एस्टिमेट करना है मटेरियल का और कॉस्ट का। समझ में आई बात। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहला काम देखो, यहाँ कुछ भी दिया नहीं है तो हम एजम्पशन को पहले आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात। तो एजम्पशन के हिसाब से हम मान लेंगे कि हाइट क्या है। अब देखो लोड भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि हम क्या क्या लगाएं, तो आप अपने हिसाब से क्या करोगे। अब जैसे एक रूम है, एक रूम में आप मैक्सिमम कितना क्या लगा सकते हो, 2 बल्ब, 3 बल्ब,
उससे ज़्यादा क्या लगाओगे? 2 बल्ब या 3 बल्ब लगा सकते हो। यूज करते टाइम में आप 2 बल्ब यूज कर सकते हो अगर कम लाइट है, इल्यूमिनेशन कम होगा तो। समझ में आ रही बात? एक फ़ैन लगा लोगे, एक स्विच बॉक्स लगाओगे। अब एक स्विच बॉक्स में आप क्या करोगे, एक सॉकेट बनाओगे। स्विच बॉक्स मतलब एक बोर्ड जो होता है वो एक बोर्ड बनाओगे। एक बोर्ड में 5 एम्पियर का सॉकेट लगाओगे। बहुत अधिक अगर मन करेगा तो एक 15 एम्पियर का सॉकेट लगाओगे। इससे ज़्यादा आप क्या लगा सकते हो? समझ में आ रही बात? लेकिन ध्यान रखना, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो आप जितना कम लोड मानोगे ना उतना आसान होगा कैलकुलेट करने में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन होता है काफ़ी लेंदी और काफ़ी बड़ा हो जाता है। एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछता है। समझ में आ रही बात? तो ये सारा स्टेप फॉलो करोगे तो 30 मार्क्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर और 8 मीटर आपका ब्रेथ दिया हुआ है। मैंने 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा दिया हुआ, छोड़ देते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक क्या है, गेट है। क्लियर? यहाँ पे क्या है, गेट दिया हुआ है। अब हम ऐसा कह सकते हैं क्या, यहाँ पे हम एक बोर्ड बना लीजिए। अब यहाँ से मान लीजिए ये गेट जो है आपका, या यहाँ से आप कह लीजिए गेट आपका 1 मीटर पे है, तो यहाँ से आप कह लीजिए कि ये 3 मीटर पे है। ठीक, ये अपना एजम्पशन हम मान दिए कि इस गेट से ये बोर्ड, या 2 मीटर पे कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। ये कह लीजिए 2 मीटर पे है। समझ में आ रही बात? नहीं समझो भैया थोड़ा सा। ये देखो, ये मान लेते हैं कि गेट जो है इस दीवार के कॉर्नर से, ये जो दरवाज़ा है डोर, ये इस दीवार से 1 मीटर पे है और यहाँ से लेके ये क्या है 2 मीटर पे। अब यहाँ पे देखो 10 मीटर, इसको आप आधा आधा कर लो तो ये 5 मीटर 5 मीटर हो जाएगा, तो ये 3 हुआ। यहाँ से कुछ ऐसा कुछ इस प्रकार से आप कर लीजिए। एक फ़ैन लगा लीजिए यहाँ पे, एक बल्ब लगा लीजिए और एक यहाँ भी बल्ब लगा लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ भी एक बल्ब, यहाँ बल्ब नहीं है, आप ट्यूबलाइट यूज़ कर लो। समझ में आ रही बात? समझे? कुछ इस प्रकार से आप मान लिए कि लोड हम बना दिए। अब इसका इंस्टॉलेशन प्लान अगर बनाना होगा तो कुछ नहीं है, सिंपल क्या करना है, यूं ऐसा कर देना है, ऐसे मिला देना है। समझे? इस प्रकार से क्या करना है, मिला देना है। नेमिंग करना है तो नेमिंग कर दीजिए, या नेमिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, सिंबल आप समझ सकते हो। समझे? तो ये हमारा क्या बन गया, इंस्टॉलेशन प्लान। बाकी कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है इंस्टॉलेशन प्लान में। अब बोलेगा सर इसमें हम समझेंगे क्या? देखो समझना क्या है, पहली बात जो आपको मैं बता रहा होगा, जब बताया होगा पाइप डायग्राम, ध्यान कीजिए, तो इस तरह से बना के आपको मैंने बताया होगा कि ये अगर होगा तो ये हमारा पाइप डायग्राम। कहने का ही मतलब है ये जो शो करेगा ना, ये जो लाइन शो कर रहा है, ये पाइप का रूट शो करेगा कि पाइप आपका कैसे गया हुआ है, ये शो करेगा। उसके बाद आप कह सकते हो कि ये स्विच बॉक्स हो जाएगा। इसी में अगर आपको सॉकेट लगाना है तो आप सॉकेट लगा दीजिए। 5 एम्पियर का सॉकेट हो गया, बाकी स्विच इसमें तो रहेगा ही रहेगा। ये तो आप समझदार हो, समझ ही सकते हो। यहाँ से आप क्या करोगे, लेके आओगे यहाँ फैन से आप फिर बल्ब में, बल्ब से फिर इसको इधर, मतलब ये सब हमारा क्या है, पाइप बिछा हुआ है कुछ इस प्रकार से कि ये बोर्ड से हम लोग इधर आए, थोड़ा सा ऊपर उठ के यहाँ पे आए, सीलिंग में फ़ैन होगा तो सीलिंग में ले गए होंगे, फिर इधर लैंप है तो ये सीलिंग से ही हम नीचे ले गए होंगे, ये भी संभव है। सीलिंग से ही हम ये इधर लेके आएंगे, सीलिंग से इधर लेके आएंगे, पाइप बिछा के, समझ रहे हो, पाइप हम लोग लाए होंगे और फिर नीचे कनेक्शन करने के लिए हम लोग फिर वायर करेंगे। ये कनेक्शन आपका न्यूट्रल भी शो करता है। न्यूट्रल जो है, क्या बोला था मैंने, बताया होगा जनरल गाइडलाइंस में कि न्यूट्रल जो है अनब्रेकेबल होता है। न्यूट्रल क्या होगा, अनब्रेकेबल, कहीं पे ब्रेक नहीं होता है, ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये आप यहाँ से न्यूट्रल इसमें, इसी का न्यूट्रल इसमें कनेक्ट करोगे, इसी का न्यूट्रल इसमें और इसी का न्यूट्रल इसमें कनेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? समझना, इस चीज़ को समझने में आसानी होगी तब जाके आप लेंथ को कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या किए, और इंस्टॉलेशन प्लान बना दिए। तो इस इंस्टॉलेशन प्लान से क्या क्लियर होता है कि जो भी लोड है या जो भी स्विच बॉक्स है या एनर्जी मीटर वगैरह आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे लगाना है लगाना, अगर मेंशन रहेगा तब तो लगाना, नहीं लगेगा तो मत लगाना एनर्जी मीटर, ठीक है। बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें और भी जाएंगे, बताएंगे हमको। तो ये हो गया आपका मतलब जो स्विच बॉक्स होगा, जो लोड होगा, या पाइप का रूट कह सकते हो, या फिर न्यूट्रल वायर का जो रूट होगा, ये सारा चीज़ आपको मालूम चल जाएगा। मेन स्विच कहाँ पे लगेगा या मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा, ये सब कहाँ पे लगेगा, ये सब पता चल जाएगा। किससे? इंस्टॉलेशन डायग्राम से या इंस्टॉलेशन प्लान से। हर एक चीज़ एक प्लान बना लिया है, उसमें हर चीज़ को क्या किया, मेंशन कर दिए। कहाँ पे कौन कौन सा लोड होगा ये मेंशन हो गया। अब मार्क कर दिया हम लोग कहाँ पे स्विच बॉक्स लगाएंगे, कहाँ पे हम लोग
कह सकते हैं एनर्जी मीटर रखेंगे, कहाँ पे मेन बोर्ड रखेंगे, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रखेंगे। समझ में आ रही बात? ये सब मार्क कर दिए और लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ के हिसाब से आप आइडेंटिफाई करना। समझना कि अगर ये 10 मीटर का है मान लो, तो 10 मीटर में एक फ़ैन लगाना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में हम फ़ैन लगाएंगे तो 5 इधर करके लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, कुछ इस तरह से हम लोग एज्यूम कर लेंगे, है ना। जो चीज़ नहीं दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, एजम्पशन में आ जाएगा वो। क्लियर है? देखिए ड्राइंग इंस्टॉलेशन प्लान में देखिए क्या होता है। द प्लान ऑफ द बिल्डिंग इज ड्रॉन ऑन ए सुटेबल स्केल एंड इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। ठीक है, प्लान ऑफ द बिल्डिंग इज ड्रॉन ऑन ए सुटेबल स्केल एंड इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। ये जो होता है एक मतलब स्केल कॉपी कह लेते हो, जो बनाया जाता है, जो आर्किटेक्चर वगैरह होता है वो बनाता है। ठीक है, तो उसका एक स्केल लेके हम लोग इस स्केल से उसको हम क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक, दैट इज स्विच बोर्ड, लोकेशन ऑफ मेन बोर्ड, एनर्जी मीटर, मेन स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आर मार्क्ड ऑन द प्लान थ्रू सिम्बॉल्स। अब देखो जब भी अब यहाँ पे आप बनाओगे तो ये सब में क्या रहेगा, सिंबल के द्वारा हर चीज़ को हम मार्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ फ़ैन है तो हम लिख दिए फ़ैन, कितना स्पेस घेरेगा, ये सब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है जब हम लोग पाइप डायग्राम बना रहे होंगे या की डायग्राम बनाए होंगे, है ना, या वायरिंग डायग्राम, उस टाइम ही आपको बताए थे कि यहाँ पे हर जगह हम लोग क्या करते हैं, सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और होप सो आपको बहुत सारा सिंबल मैंने बताया भी है। ठीक है, ग्रुप में PDF भी सेंड कर दिया है। तो यहाँ से क्या होता है कि इंस्टॉलेशन प्लान हम लोग सिंबल के थ्रू हर एक चीज़ का बना लेते हैं, चाहे स्विच बॉक्स हो, चाहे फ़ैन हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, सबका 5 एम्पियर का सॉकेट है, 15 एम्पियर का सॉकेट है, हर एक का सिंबल के थ्रू हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। देन मेक द सिंगल लाइन डायग्राम और वायरिंग डायग्राम। इस प्लान के बाद हमें क्या करना है, सिंगल लाइन डायग्राम या फिर वायरिंग डायग्राम बनाना है। ध्यान रहे, जब हम लोग बैटन वायरिंग करेंगे तो बैटन वायरिंग में सिंगल लाइन डायग्राम को प्रेफर करेंगे। क्या करेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम को प्रेफर करेंगे। लेकिन जनरल जितना भी वायरिंग होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब नॉर्मली जैसे कंड्यूट सिस्टम हो गया या कैजिंग कैपिंग दे दिया क्वेश्चन में, तो उन सब में हम लोग प्रेफर करेंगे सिर्फ और सिर्फ वायरिंग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। लेकिन जब बैटन वायरिंग बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग बनाएंगे सिंगल लाइन डायग्राम, उसमें मेंशन किया हुआ रहता है आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले क्या किए, इंस्टॉलेशन प्लान बना लिए। इंस्टॉलेशन प्लान बनाने के बाद लोड वगैरह मालूम चल गया। ऑलरेडी आप जानते हो कि कैसे सब सर्किट को डिवाइड करना है, किस प्रकार से अलग करना है, सब सर्किट का डिवीज़न आपको पता है। और फिर कह सकते हो कि आप अलग कर सकते हो इन सब चीज़ों को, समझे। तो सब सर्किट को आप डिवाइड कर लोगे, फिर उसके बाद सब सर्किट के हिसाब से आप वायरिंग डायग्राम भी ड्रॉ कर लोगे या वायरिंग डायग्राम भी बना लोगे। समझ में आई बात। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन फॉर द टोटल कनेक्टेड लोड इन एम्पियर। मतलब जो लोड दिया हुआ है उस लोड को करंट कैलकुलेट करना, मतलब करंट कैलकुलेट करना है, ना कि लोड। लोड तो पावर रहता है, उसको भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा करंट निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि लोड कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा। जितना सारा लोड है, जैसे यहाँ पे एक फ़ैन है, 2 बल्ब है और एक ट्यूबलाइट है। अगर मान लीजिए इसका वॉटेज कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है तो ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर में आपको ये भी बताया कि कितना आप वॉटेज कैपेसिटी बल्ब का होगा या फ़ैन का होगा या ट्यूबलाइट का होगा, इन सब का दिया हुआ है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। समझ में आ रही बात। अब उसके बाद क्या होगा कि एजम्पशन के बाद हम लोग टोटल पावर निकाल लेंगे और डोमेस्टिक वोल्टेज कितना होता है, 230 वोल्ट। उस 230 वोल्ट से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा, मतलब पावर बटे वोल्टेज करोगे तो करंट आ जाएगा, और वही करंट जो होगा आपका मेन करंट होगा। ठीक है, क्योंकि सबका पावर जोड़ोगे ना, सबका पावर जोड़ के आप लोग वोल्टेज से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, कितना करेगा, वही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पे भी, इस बोर्ड में भी तो कहीं ना कहीं से आप लाओगे ना, इस बोर्ड में भी कहीं ना कहीं से तो आप टैप करके लाओगे। कहने का मतलब जो आपका सर्विस मेंस का साइज होगा वायर का, वो पता कर सकते हो, समझे। तो ये वायर का यहाँ करंट पता चलेगा। अब उसी करंट के बेस पे हम लोग स्विच को भी क्या करेंगे, रेटिंग स्विच का पता कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन फॉर टोटल कनेक्टेड लोड इन एम्पियर। देखिए इसमें क्या कहता है, बाय कैलकुलेटिंग द करंट ड्रॉन बाय द टोटल लोड वी कैन फाइंड टोटल करंट ऑफ इंस्टॉलेशन विच विल बी हेल्पफुल टू कैलकुलेट द साइज एंड रेटिंग ऑफ केबल। मतलब रेटिंग ऑफ केबल एंड कह लीजिए रेटिंग ऑफ मेन स्विच।
ठीक है, रेटिंग ऑफ मेन स्विच। तो ये क्या हो गया, अगर आप टोटल लोड करके जब आप करंट निकाल लेते हो तो उस करंट के माध्यम से या उस करंट के हेल्प से क्या कर सकते हो, जो केबल होगा उसका रेटिंग फाइंड कर सकते हो या साइज फाइंड कर सकते हो, और फिर जो स्विच होगा उसका भी रेटिंग आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं कि कौन सा है। वीडियो को पॉज कर लीजिए पहले, और वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, जितना सारा दिया हुआ है उसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये चीज़ एक्चुअली में क्या है, समझने लायक है। ठीक है, टेबल को पहले ध्यान से आप नोट कीजिएगा, आराम से उसको लिखिएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, सिलेक्शन ऑफ रेटिंग ऑफ मेन स्विच। अभी तक 2 स्टेप देखे थे आप, कौन कौन सा? पहले तो आपका इंस्टॉलेशन प्लान ड्रॉ करना था, दूसरा लोड करंट कैलकुलेट करना था। तीसरा स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ रेटिंग ऑफ मेन स्विच। जब आप करंट कैलकुलेट कर चुके हैं या लोड करंट आप मालूम कर चुके हैं, तो लोड करंट के बाद आपको क्या, उसी करंट के बेस पर हमें स्विच का रेटिंग फाइंड करना है। ऑलरेडी आपको मैंने बताया भी होगा कि जो स्विच कहने का मतलब यहाँ पे जो DPIC स्विच लगेगा कि TPIC स्विच लगेगा कि DPMCB लगेगा, TPMCB लगेगा, इन सब का रेटिंग ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा आप जद्दोजहद कीजिएगा तो पता कर लीजिएगा कि और किस किस रेटिंग का अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो वो भी आपको हेल्पफुल होगा। तो जितना भी करंट आएगा उस करंट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, स्विच का सिलेक्शन करेंगे। आप अगर लोड कैलकुलेशन आप लेक्चर देखे होंगे जिसमें कि हमने बताया आपको लोड कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं या स्विच का जो रेटिंग होगा उसे किस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें से आपको ये पता चल चुका है। ऑलरेडी मैंने बताया है इसे अलग लेक्चर में। देखिए, वंस द लोड इज अवेलेबल, मेन स्विच इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट, रेटिंग एंड नंबर ऑफ पोल। देखिए, नंबर ऑफ पोल कहने का मतलब यहाँ पे आप या तो डबल पोल यूज़ कर रहे हैं कि ट्रिपल पोल यूज़ कर रहे हैं कि ट्रिपल पोल न्यूट्रल यूज़ कर लें, ये तो एप्लीकेशन जिस प्रकार से होगा या जिस प्रकार से आपके घर में यूज़ होगा वो कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर में 2 लोड लाए हैं, 2 मतलब फेज टैप करके लाए हैं, तो वहाँ पे आप ट्रिपल पोल यूज़ कर सकते हैं, है ना, या जो वहाँ पे चेंजर यूज कर सकते हैं, और चेंजर के बाद आप फिर यूज़ कर सकते हैं डबल पोल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे शॉप है या कॉम्प्लेक्स है या फिर कह लीजिए कि जहाँ पे फ्लोर मिल वगैरह है, तो वहाँ पे आपको ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल आपको टैप करना होगा। तो वहाँ पे फिर आपको क्या है, ट्रिपल पोल TPIC विथ न्यूट्रल आपको यूज़ करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, या फिर TPN MCB यूज करना पड़ेगा। समझे बात को? अब देखो, करंट रेटिंग की बात किया जाए तो जितना लोड करंट आएगा, मेन लोड करंट जो टोटल लोड करंट आपने जितना निकाला है उस हिसाब से आप क्या करेंगे, स्विच का रेटिंग भी पता कर लेंगे। ऑलरेडी आपको करंट रेटिंग मैंने बताया है स्विच वगैरह का, तो आप उस हिसाब से क्या करोगे, नोट कर लोगे या उस हिसाब से आप सजेस्ट करोगे या एज्यूम करोगे। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट आप लिख लीजिए एजम्पशन। ठीक है, देखो एजम्पशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो भी डेटा मिसिंग है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में जितने सारे डेटा मिसिंग है, सारे डेटा को आप क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आपको मैंने बोला था कि अगर मान लिया जाए कि घर का हाइट नहीं दिया हुआ है या फिर रूम का हाइट नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करोगे, रूम के हाइट को मान लोगे, या फिर जैसे स्विच बॉक्स लगा रहे हो या जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाओगे उसका हाइट नहीं दिया हुआ है, उसका हाइट नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, मान लोगे कि कितने हाइट पे आप स्विच बॉक्स को या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को लगा सकते हो। या फिर बल्ब का हाइट नहीं दिया हुआ है, बल्ब को आप कहाँ से कर रहे हो, ऊपर से कितना छोड़ रहे हो, तो ये लिख लोगे, आप एज्यूम कर लोगे। तो जितने सारे डेटा मिसिंग होंगे उन सारे डेटा को आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो या आप कंसीडर या एज्यूम कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, द condition which are not specified in the question may be assumed। वैसा कंडीशन कह लीजिए, वैसा डेटा जो कि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है, उस डेटा को आप क्या करोगे, एज्यूम कर लोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग मे ऑल्सो बी एज्यूम्ड इफ इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड। जो बिल्डिंग का हाइट है उसको भी आप एज्यूम कर सकते हो अगर वह नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है तब। समझ में आ रही बात? तो जो वैसा कंडीशन जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है उसको आप क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। क्लियर? तो ये था आपका कौन सा, 5th स्टेप। दूसरा, तीसरा, ये चौथा। अब ये आता है 5वां, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ कंड्यूट एंड साइज ऑफ कंड्यूट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कंड्यूट आप बिछा रहे हैं
घर में जो आप जिस रूम के लिए कर रहे हो या जिस घर के लिए कर रहे हो उसमें आप कंड्यूट बिछाओगे। तो जब कंड्यूट आप बिछाओगे तो उस कंड्यूट का लेंथ भी तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो उस कंड्यूट का क्या करेंगे, हम लेंथ को फाइंड करेंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि लेंथ आपको रूम में अगर कर रहे हो तो रूम का लेंथ, रूम का ब्रेथ मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ मालूम है। तो आप जहाँ जहाँ लोड लगाइएगा उस जगह का आप क्या करिएगा, लेंथ को फाइंड कर लीजिएगा, लेंथ को आप निकाल लीजिएगा। समझ में आ रही बात? लेंथ निकालिएगा। कैसे निकालिएगा ये हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम में बताएंगे। या थोड़ा सा आप अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मान लीजिए अगर बोला जाए कि ये रूम है, मान लीजिए यहाँ पे फैन लगा हुआ है और यहाँ से आपको वायर लेके जाना है, ठीक है, यहाँ से आपको वायर लेके जाना है। तो आपको ये बोला जाए कि ये 8 मीटर का है, तो ये मान के चलेंगे ना एजम्पशन में कि हम ये 4 मीटर पे लगाए हैं, 4 मीटर पे, तो यहाँ तक 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो आप पाइप भी तो 4 मीटर बिछाओगे। अब इधर आपको बोल दे कि एक बल्ब लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इधर भी तो 4 मीटर जाएगा, 4 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, 8 मीटर, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे बल्ब लगाओगे। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ प्रकार से बल्ब लगाओगे, तो ये फिर 0.5। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी मैंने बताया है आपको। आगे क्वेश्चन करने के दौरान फिर से हम लोग एक बार इसको देख लेंगे, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लेंथ फाइंड कर सकते हो, किसका, पाइप का। बट बात आ रही है अब साइज़ की। तो लेंथ का साइज़ हम कैसे पता करेंगे, या ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया है कि जो लेंथ का साइज होगा, जो कंड्यूट का साइज होगा, उस कंड्यूट के साइज को हम लोग नंबर ऑफ वायर और साइज ऑफ वायर से डिसाइड करेंगे कि उसका साइज क्या होगा। या फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है जनरल गाइडलाइंस में 20 mm या 25 mm का हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये एक पाइप है, ये क्या है, एक कंड्यूट है, ये क्या है आपका, एक कंड्यूट है। देखो कैसे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ साइज जो होता है कंड्यूट का साइज जो है नंबर ऑफ वायर और फिर साइज ऑफ वायर पे यूज़ करते हैं। मानते हैं, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इस कंड्यूट से 4 वायर जा रहा है, ठीक है, और उस 4 वायर, ये नंबर ऑफ 4 वायर जा रहा है, जिसका कि एरिया आप कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर वायर का जो साइज कह रहे हैं कि हम बोल देते हैं 4 mm स्क्वायर है। क्या है, 4 mm स्क्वायर। कहने का ये मतलब हुआ कि एक वायर का साइज 4 mm स्क्वायर है, तो मतलब 4 mm स्क्वायर का 4 वायर इस पाइप से भी जा सकता है। मान लिए ऐसा, ठीक है, 4 mm स्क्वायर का 4 वायर इस, एक और का 3 वायर कर लेते, छोड़िए आप, ठीक है, 4 mm स्क्वायर का 3 वायर इसमें जा सकता है, ठीक। अब मैं बोलूँ कि यही वायर का साइज 8 mm स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 8 mm स्क्वायर। तो बताइए कि 8 mm स्क्वायर का वायर भी 3 जाएगा क्या? 8 mm स्क्वायर अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो क्या 8 mm स्क्वायर जो है द सेम साइज का वायर हमारा यहाँ पे 3 वायर में जाएगा? हाँ, तो क्या होगा, नंबर ऑफ वायर हमारा क्या होगा, घट जाएगा। नंबर ऑफ वायर क्या होगा, घट जाएगा। समझे बात को? तो यही होता है क्या कि जो पाइप का साइज होता है, उस पाइप के साइज को हम लोग नंबर ऑफ वायर से, या फिर आप कह सकते हैं साइज ऑफ वायर पे के हिसाब से डिसाइड करते हैं। उस चीज़ को हम लोग इस टेबल में करके आप देख सकते हैं। आपको अगर है तो इस टेबल को आप लिख लीजिए। इस टेबल के हिसाब से हम लोग वायर का साइज और नंबर ऑफ वायर और फिर साइज ऑफ पाइप को देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है, नंबर एंड डायमीटर ऑफ वायर, फिर ये साइज ऑफ कंड्यूट या फिर नंबर ऑफ वायर। अब अलग अलग साइज हमारा कंड्यूट का दिया हुआ है। क्लियर है? देखिए इसमें क्या है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर है, और फिर नंबर और डायमीटर, मतलब ये स्ट्रेंड्स, ये डायमीटर हो गया, और ये स्ट्रेंड्स का मतलब ये नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स, और ये डायमीटर, ये नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स और ये वायर का डायमीटर। ये नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको ये याद रखना है कि अगर 1 mm स्क्वायर का वायर है तो आप 16 mm का पाइप अगर लेते हो, 16 mm का पाइप है, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, अगर 16 mm का पाइप लेते हो तो उस 16 mm के पाइप में 1 mm स्क्वायर का 5 वायर आप ले जा सकते हो। 20 mm पाइप में 7 वायर, 25 mm में 13 वायर, 30 mm में 20 वायर, 20 वायर, और फिर 40 का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ हम कहते हैं कि अगर 1.5 mm स्क्वायर का वायर हो, अगर 1.5 mm स्क्वायर का वायर रहेगा तो यहाँ साइज हमारा ये हो गया 1/1.4। अब यहाँ पे देखिए 1.5 mm स्क्वायर का वायर
हम लोग 4 वायर 16 mm में ले जा सकते हैं। 16 mm का पाइप रहेगा, 4 वायर, ये डायमीटर है 16 mm का। अब यहाँ पे 6 वायर ले जा सकते हैं 20 mm में, 10 वायर ले जा सकते हैं 25 में, 14 वायर ले जा सकते हैं 30 में। देखो घट रहा है ना, जैसे वायर का साइज बढ़ा, इधर देखो नंबर ऑफ वायर हमारा क्या होगा, घटते चला गया, लेकिन साइज ऑफ पाइप फिर देखो इधर क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो यही चीज़ है आपका। अब मान लेते हैं कि हम 10 की बात करते हैं, अगर 10 mm स्क्वायर रह गया तो 10 mm स्क्वायर में देखिए 16 mm में हम ले ही नहीं जा सकते, आते 2 वायर ले जाएंगे 20 mm स्क्वायर, 20 mm के पाइप में 2 वायर ले जाएंगे हम लोग, ठीक है, नहीं 20 mm में भी नहीं ले जा सकते, सॉरी 25 mm पाइप में हम लोग 4 वायर ले जा सकते हैं, 30 mm के पाइप में 7 वायर, फिर 40 mm में 9 वायर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हम नंबर ऑफ वायर और साइज ऑफ वायर के हिसाब से हम लोग पाइप का साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। समझे बात को? तो ये आप टेबल को याद रखिएगा, ऐसा नहीं भी याद रहेगा तो एक साइज़ याद रखिएगा। जनरली 25 mm का या 20 से 25 mm हम लोग डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और जब फैक्ट्री यूनिट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग 30 mm का पाइप यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो ये आप लिख लिए होंगे। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ फेज एंड न्यूट्रल वायर। जो फेज और न्यूट्रल वायर है उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, किस प्रकार से करेंगे कि जितना भी लेंथ दिया हुआ है रूम का, या जितना भी ब्रेथ दिया हुआ है, चौड़ाई लंबाई, या घर का जितना भी लेंथ होगा, उस हिसाब से हम लेंथ वायर का कैलकुलेट करेंगे, फेज और न्यूट्रल का। और जब कैलकुलेट हो जाएगा तो टोटल फेज का भी अलग करेंगे, न्यूट्रल का भी अलग करेंगे। अगर संभव है तो आप एक साथ कर सकते हो फेज और न्यूट्रल का। देखिए ध्यान रहे, कंफ्यूज मत होइएगा कि जितना फेज वायर लगेगा उतना ही न्यूट्रल वायर लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, फेज वायर का क्वांटिटी अलग होगा और न्यूट्रल वायर का क्वांटिटी जो होगा वह भी अलग होगा, दोनों का क्वांटिटी अलग होगा। फिर हम क्या करेंगे, फेज वायर और न्यूट्रल वायर जितना भी कैलकुलेट करके आएगा सबको हम ऐड कर लेंगे। लेकिन जब टोटल करने की बात आएगी तो टोटल में हम लोग 15%, नॉट 10%, हाँ 15% एक्स्ट्रा लेते हैं वेस्टेज के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि वायर में कहीं कटिंग होगा, मतलब कहीं काटना है, कहीं मतलब जो कट पीस बोलते हो, कहीं किसी में कनेक्शन बनाना है, उसके लिए वायर वगैरह ज़रूरत पड़े, तो उस प्रकार के लिए, उसके लिए आप कह सकते हो हम लोग कितना वायर 15% वेस्टेज एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। ठीक, जब टोटल वायर कैलकुलेट कर लोगे तो टोटल वायर का 15% हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे कि पाइप था आपका, पीवीसी कंड्यूट था, तो उसमें हम लोग कितना एक्स्ट्रा ले रहे थे, 10%। पीवीसी कंड्यूट में कितना एक्स्ट्रा ले रहे थे, 10%। जितना भी कैलकुलेट करके पीवीसी का लेंथ आ रहा था उस हिसाब से जितना भी लेंथ था उस लेंथ का 10% हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे थे वेस्टेज के लिए, कि जो भी वेस्ट होगा उसमें कवर हो जाएगा। समझे? तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ फेज एंड न्यूट्रल वायर में, द फेज एंड न्यूट्रल वायर इज कैलकुलेटेड सब सर्किट वाइज। अब जितना सब सर्किट होगा, मान लीजिए 2 सब सर्किट है, 3 सब सर्किट है, 4 सब सर्किट है, जितना भी सब सर्किट होगा उसका अलग अलग हम लोग निकालेंगे। एक सब सर्किट का अलग से निकालेंगे, दूसरे सब सर्किट का अलग से निकालेंगे, फिर फाइनली जाकर हम सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। Finally, total of phase and neutral is calculated and 15% wastage is taken. फाइनली क्या करेंगे, हम सारे जितना भी फेज और न्यूट्रल होगा सबको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 15% वेस्टेज हम लोग उसमें ऐड करेंगे, और फिर जाकर हम टोटल वायर का क्वांटिटी फाइंड कर लेंगे। समझ में आई बात? जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ पे और अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को समझ सकते हो। समझे? नेक्स्ट है देखिए, कैलकुलेशन फॉर लेंथ ऑफ अर्थ वायर। ध्यान दीजिए, अर्थ वायर के लिए जब हम बात करेंगे तो जब अगर मान लीजिए जो कंड्यूट यूज़ करते हो वो अगर आयरन या स्टील का कंड्यूट यूज़ किया जा रहा है तो उसमें अर्थिंग वायर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो पाइप रहता है ना, सॉकेट में अर्थ पॉइंट बना हुआ है, तो सॉकेट का जो अर्थ पॉइंट होगा उस पॉइंट को उठा के आप पाइप में कनेक्ट कर दीजिए। पीवीसी पाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जब स्टील पाइप की बात करेंगे या फिर आयरन पाइप की बात करेंगे तो उसमें आप क्या करिएगा, जो अर्थिंग होगा उसको उस पाइप में ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ज्वाइन कर दीजिएगा। लेकिन जो पाइप हमारा जहाँ से शुरुआत होगा, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास में होगा, वहाँ उस पाइप को फिर आपको अर्थिंग में कनेक्ट करना पड़ेगा। समझे? तो और लेकिन
अगर आप बोलते हैं कि पीवीसी का यूज़ करेंगे पाइप, पीवीसी पाइप हो गया या कैजिंग कैपिंग हो गया या फिर आपका सीटीएस वायरिंग कह रहे हैं या बैटन वायरिंग जिसको बोलते थे, तो बैटन वायरिंग के केस में तो आपको बैटन के ऊपर अर्थ वायर बिछाना पड़ेगा, वायर बिछाना पड़ेगा, फिर उस वायर को आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास में ले जाएंगे और वहाँ से फिर अर्थ में कनेक्ट करेंगे। या कैजिंग कैपिंग हो गया, तो कैजिंग कैपिंग में भी आपका अर्थिंग वायर आपको अलग से ले जाना पड़ेगा, वायर बिछाकर फिर आपको मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास तक ले जाना होगा, वहाँ से फिर आप जहाँ भी अर्थिंग होगा आपका वहाँ से कनेक्ट कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो क्या हुआ, जो अगर मान लीजिए आप स्टील पाइप यूज़ करते हैं तो स्टील पाइप में आपको अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होगी, बस जो अर्थिंग पॉइंट है उसको पाइप से ही कनेक्ट कर देना है, स्टील का हो या फिर आयरन का हो। लेकिन अगर पीवीसी का पाइप यूज़ करेंगे तो आपको अलग से वायर यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आई बात? लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे अर्थ वायर, पाइप वही रहेगा, पाइप अलग से नहीं, है ना। अर्थ जब कैलकुलेट करोगे तो इसमें हम लोग 10% एक्स्ट्रा लेते हैं, किसके लिए? अर्थिंग वायर के लिए। कितना एक्स्ट्रा लेते हैं? 10%। आइए देखिए इसको, कैलकुलेशन फॉर लेंथ ऑफ अर्थ वायर में, इफ कंड्यूट पाइप बीइंग ऑफ स्टील इज मेड टू सर्व एज अर्थ वायर। अगर मान लीजिए इफ अर्थ पाइप बीइंग ऑफ स्टील, ठीक है, अगर ये स्टील का होगा अर्थ पाइप, देन अर्थ पाइप इज मेड टू सर्व एज अर्थ वायर। अर्थ पाइप ही है जो कि अर्थ वायर के जैसा ट्रीट करेगा, उसी को हम अर्थ वायर के जैसा यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? कब? जब हम लोग स्टील का यूज करेंगे पाइप या फिर आयरन का यूज करेंगे तब। ऑल अर्थ टर्मिनल ऑफ सॉकेट आर कनेक्टेड टू कंड्यूट पाइप। सारा क्या करेंगे? कंड्यूट पाइप से ही हम क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। किसमें? इन केस ऑफ स्टील और आयरन पाइप। समझे? वाइल, जबकि अर्थ वायर फॉर कैजिंग कैपिंग बैटन वायरिंग इज लेड ऑन बैटन एंड पीवीसी कंड्यूट इज कनेक्टेड टू दी अर्थ थ्रू सेपरेट वायर। लेकिन जब आप बात करेंगे कैजिंग कैपिंग के लिए या फिर बैटन वायरिंग के लिए, तो बैटन वायरिंग के लिए आपको बैटन के ऊपर बिछाना पड़ेगा, या फिर पीवीसी कंड्यूट के लिए बात करेंगे तब हमको अर्थ वायर क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली अर्थ वायर को उसके अंदर बिछाना पड़ेगा और फिर उसे अर्थ से जाकर कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो जनरली हम लोग पीवीसी कंड्यूट का ही बात करेंगे, नॉट स्टील पाइप। स्टील पाइप जो है जब आप बात करेंगे बड़े बड़े अपार्टमेंट वगैरह में तो वहाँ पर यूज होता है। जनरल घर में कोई स्टील पाइप यूज़ नहीं करेगा, बहुत कॉस्ट उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। आप चाहिए तो यूज कर सकते हैं, उसके लिए पैसा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ मटेरियल। अब देखिए इतना सब होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? मटेरियल का लिस्ट जो होगा एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में मटेरियल का लिस्ट लेंगे। ठीक है, अब वह टेबल में क्या क्या रहेगा इस चीज़ को समझिएगा। सीरियल नंबर रहेगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो जैसे स्विच यूज़ किए तो उसका स्पेसिफिकेशन कितना होगा, कितने एम्पियर का स्विच है, कैसा स्विच है, फ्लश टाइप, ट्यूबलर टाइप, ठीक ना। ये अब वायर यूज़ किए, कितने एमएम, उसका वायर का साइज कितना है, समझ रहे बात को। या फिर आप कह लीजिए सैडल यूज़ किए, पीवीसी कंड्यूट यूज़ किए तो उसका साइज कितना है, उसका डायमीटर कितना है, ये सारा स्पेसिफिकेशन उस टेबल में मेंशन किया हुआ रहेगा, समझे। और फिर उसके बाद होगा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कि क्वांटिटी कितना है, जैसे वायर यूज़ किए तो कितने मीटर का वायर आप यूज़ किए, पाइप तो कितने मीटर का पाइप है, समझ रहे हो बात को। या आप सैडल्स यूज़ किए या कितना सैडल्स यूज़ किए, समझ रहे हैं बात। ये सब चीज़ हमारा क्या होना चाहिए, स्विच बॉक्स यूज़ किए तो कितना स्विच बॉक्स लगा है, इन सब चीज़ों के बाद 1 वे जंक्शन बॉक्स, 2 वे जंक्शन बॉक्स, ये सारा मटेरियल जो होगा ये अब आपको ध्यान में रखना होगा क्या क्या सारा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, समझ में आ रही बात। तो उन सारे मटेरियल का स्पेसिफिकेशन, फिर उसके बाद क्वांटिटी, फिर उसका प्राइस। जो क्वांटिटी होगा या जो मटेरियल होगा उस मटेरियल का प्राइस कितना है, जैसे स्विच का प्राइस कितना हो सकता है, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, यही सब होगा, है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको मालूम कर सकते हैं तो आप मार्केट से उसका रेट मालूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रेट हम लोग खुद से भर सकते हैं। उसके बाद जब आप प्राइस निकाल लेंगे तो टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, सबको कैलकुलेट करके क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे हम लोग, समझ रहे हैं बात को। टोटल कॉस्ट जब निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, एस्टिमेट उस कॉस्ट कहलाएगा। और ये सारा टेबल जो आप फॉर्मेट किए हैं उस टेबल को क्या कहेंगे, एस्टिमेट कहेंगे, समझ रहे हैं बात को। आइए देखते हैं इसको।
मटेरियल टेबल इज प्रिपेयर्ड विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच आइटम। जो भी आप मटेरियल यूज़ करेंगे सारे मटेरियल्स का स्पेसिफिकेशन मेंशन किया हुआ रहेगा किसमें, इस टेबल में। नेक्स्ट, द टेबल कंटेन्स क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड प्राइस ऑफ ईच मटेरियल एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। ये जो टेबल रहेगा उसमें क्या रहेगा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रहेगा, उसके बाद प्राइस ऑफ ईच मटेरियल रहेगा और फिर टोटल कॉस्ट रहेगा मटेरियल का। समझ रहे हैं बात को। तो ये था हमारा क्या सीक्वेंस था, किस चीज़ के लिए, कोई भी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करेंगे या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, यही सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। जस्ट मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ आपको ओवरऑल कि सबसे पहले आप क्या कर रहे थे, इंस्टॉलेशन प्लान बना रहे थे। सबसे पहला काम क्या था आपका, इंस्टॉलेशन प्लान बनाए, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन प्लान के बाद आप वायरिंग डायग्राम बना लिए थे उसमें। दूसरा केस आप कह सकते हैं कि हम लोग टोटल लोड को क्या किए, कैलकुलेट कर लिए, समझे, टोटल लोड को क्या किए, कैलकुलेट कर लीजिए। फिर तीसरा क्या है, स्विच, मेन स्विच का रेटिंग हम लोग फाइंड कर लिए, जो मेन स्विच है उसका रेटिंग फाइंड किए, उसका साइज देख लिए किस प्रकार का है, डबल पोल है, ट्रिपल पोल है, ये पता कर लिए। फिर नेक्स्ट में आ गए हम लोग क्या, एजम्पशन कर लिए कि एज्यूम कर लिए जो भी डेटा मिसिंग था उसको हम लोग क्या किए, एज्यूम करके मतलब जो भी मिसिंग था उसे एज्यूम कर लिए कि हाँ हाइट नहीं दिया हुआ है, स्विच बॉक्स कहाँ लगाएंगे, ये सारा चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो ये सबको क्या किए, एज्यूम कर लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या किए, पीवीसी कंड्यूट जो था उसका लेंथ और उसका साइज़ हम लोग क्या किए, कैलकुलेट किए। क्लियर है। और उसमें 10% एक्स्ट्रा हम लोग लेके चले फॉर वेस्टेज। नेक्स्ट हम लोग क्या किए, जो वायर था आपका, ठीक, फेज और न्यूट्रल का, सब सर्किट वाइज उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद 15% एक्स्ट्रा ले लेंगे, किसके लिए, वेस्टेज के लिए। समझे बात को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो अर्थ वायर होगा। अब अर्थ वायर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अर्थ वायर अगर पीवीसी कंड्यूट आपका मान लीजिए कि स्टील का यूज़ किया हुआ है या फिर आप कह सकते हैं कि आयरन का यूज़ किया हुआ है, तो उसमें आपको अर्थिंग कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा जो अर्थिंग पॉइंट होगा उसको एक वायर से, छोटा सा वायर लेके पाइप से क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। लेकिन इन केस ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं पीवीसी कंड्यूट यूज़ करते हैं या फिर कैजिंग कैपिंग है या बैटन वायरिंग है, तो उसमें आपको सेपरेट वायर लाना पड़ेगा, सेपरेट वायर लेके आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, किस में, अर्थिंग पॉइंट में। समझ में आई। लास्ट पॉइंट आपका क्या, लिस्ट करेंगे मटेरियल का। जितना भी मटेरियल होगा उस मटेरियल को एक टेबल में हम लोग बनाएंगे। उस टेबल में स्पेसिफिकेशन रहेगा मटेरियल का, क्वांटिटी रहेगा, प्राइस रहेगा, एक एक मटेरियल, ईच मटेरियल कह सकते हैं प्राइस रहेगा, और फिर कह सकते हैं आप कि उसका टोटल कॉस्ट किया हुआ रहेगा, जो कि हमारा कहलाता है कॉस्टिंग। समझे। तो यही क्वेश्चन का सीक्वेंस है। अब कोई भी क्वेश्चन आपको अगर दे देगा तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है आपको। समझ रहे हैं बात को, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन बनाएंगे, बट ध्यान रखिएगा, बहुत ही सावधानी पूर्वक से इसको समझिएगा। एक क्वेश्चन जो भी सॉल्व करिएगा, हम लोग एक रूम से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक रूम का क्वेश्चन, देखेंगे किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। समझ रहे हैं बात को। फिर देखेंगे 2 रूम का या एक बड़ा सा हॉल करके देख लेंगे। फिर हम लोग 3 रूम का भी देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और फिर कोशिश कीजिएगा कि आप भी क्वेश्चन करिए। करने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन सही है या फिर गलत, आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले एक पेड़ आप स्ट्रीम एकेडमी के नाम ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, और होप सो आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा, एक पेड़ वह भी ज़रूर लगा। क्लियर है। फिर मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।